लास्ट टाइम ये देखा था फीडबैक लीनियराइजेशन के बारे में कुछ, उससे पहले हमने थोड़ा एक रोड मैप अपना देख लिया था कि हम क्या कर रहे हैं। एंड फिर हमने इस चैप्टर में जो मोर लेस स्टडी करना है दैट इज के हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ नॉन लीनियर सिस्टम, और इफ दैट इज नॉट पॉसिबल मे बी अ पार्ट ऑफ इट into some special form. Once it is in that special form through a state transformation, then maybe we can use the feedback to cancel some of the terms and which are non-linear, and then we will only be left with a linear system. तो ये रैशनल है, इसको हमने एक बड़ी सिंपल सिस्टम में देखा था कि दिस इज अ वेरी सिंपल नॉन लीनियर सिस्टम. इफ वी linearize the system, then the system becomes even simpler. But once we design a controller for this non-linear for this linearized system, it looks very good to us. But the trouble is, if we analyze the original system with this linear control, well, it is not so good. It may be good locally, but for large values of state, it is unstable. So linear system appears to be stable for any value of state, which means you can choose k as you want and the system will be stable. But the original nonlinear system will only be stable if you have a high enough k, and even then it will have bounds on the allowable limits of states of the only one state in this case. So इसलिए हमारी जो complete picture है वो हमें पता नहीं चल रही linearized control में. In fact, it might be deceiving. We might think control is very good, but actually it is not. So what can we do? उसका फिर हमने देखा था कि उसी नॉन लीनियर सिस्टम के अंदर अगर हम इस तरह की एक इनपुट दे दें, सो दिस इनपुट इज नाउ नॉन लीनियर. लेकिन ये नॉन लीनियर कोई आम नॉन लीनियर नहीं है, बट इट इज डिजाइंड इन सच अ वे कि ये उस सिस्टम की नॉन लीनियरिटी को, विच वाज एक्स स्क्वायर, उस टर्म को कैंसिल कर देगी. सो ये टर्म जब जाके सिस्टम में ऐड होगी तो इट विल simplify the original system which is non-linear. लेकिन नॉन लीनियर सिस्टम में नॉन लीनियर इनपुट की मदद से हमने नॉन लीनियरिटी को कैंसिल कर दिया, एंड नाउ द एक्चुअल सिस्टम हैज बिकम लीनियर सिस्टम. ये रिजल्टिंग जो क्लोज लूप सिस्टम था वो अब लीनियर सिस्टम. अच्छा, दिस इज लीनियर, एंड इसमें जब आप k चूज करेंगे तो इट विल मेक द सिस्टम ग्लोबली एक्सपोनेंशियली स्टेबल. सो दिस लुक्स वेरी गुड. अच्छा, ये तो हो गई बात. अब हमने कुछ फिर आगे बात की थी कि हमारे पास अगर लीनियर सिस्टम हो एंड उसमें ए बी जो कंट्रोलेबल हो या एटलीस्ट स्टेबलाइजेबल हो, इसके केस में तो हमारे पास बहुत आसान है. हम अपनी मर्जी का आइगन वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं, क्लोज लूप आइगन वैल्यूज, अपनी मर्जी की क्लोज लूप डायनामिक्स जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं. एंड दैट इज़ जस्ट कि आप यूज इक्वल टू माइनस के एक्स अगर कर लें. टिपिकल मेथड्स कुछ और भी हैं. एक तो ये है आइगन वैल्यू असाइनमेंट, जिसको हम पोल प्लेसमेंट कहते हैं. फिर एक और मेथड है विच इज कॉल्ड आइगन वेक्टर असाइनमेंट. आइगन वेक्टर असाइनमेंट्स में हम जीरोस भी अपनी मर्जी से प्लेस कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स जीरोस की एक अपनी सिग्निफिकेंस होती है रिस्पांस के ऊपर. तो ना सिर्फ आइगन वैल्यू असाइनमेंट में हम पोल्स प्लेस कर सकते हैं, बट आइगन वेक्टर असाइनमेंट में हम जीरोस भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं. तो दैट इज समथिंग कूल. आइगन वेक्टर असाइनमेंट को आप यूँ समझ लीजिए कि मोड शेप्स आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं. आइगन वैल्यूज में तो सिर्फ आप मोड्स की डैम्पिंग वगैरह को छेड़ सकते हैं, बट आइगन वेक्टर में आप मोड की शेप को भी चेंज कर सकते हैं. Then there are LQR and H infinity control, and these are methods जो कि let's say usually इसके ऊपर एक पूरा कोर्स मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी का हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है. So it is that. अच्छा, इसमें एक चीज़ है, लेकिन अगर हम सिस्टम को लीनियराइज कर देंगे ना, तो ऑल्दो हमें लीनियराइज सिस्टम ग्लोबली स्टेबल लग रहा होगा, बट एक्चुअली वो सिस्टम ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा. सो अगर एक्चुअल सिस्टम को हम देखें तो यूजुअली इट ओनली मीन्स कि इट गिव्स लोकल स्टेबिलिटी एंड नॉट द ग्लोबल स्टेबिलिटी. ग्लोबल स्टेबिलिटी चाहिए तो कुछ और करना पड़ेगा, वो भी देखते हैं क्या करना पड़ेगा. सो दिस इज अ नॉन लीनियर सिस्टम जिसके अंदर हमने वेक्टर्स डिफाइन कर लिए हैं, स्टेट के, इनपुट का, y का, एंड हमने देख लिया ये वेक्टर्स कैसे किस पे डिपेंड कर रहे हैं. अब हम कहते हैं कि सपोज देयर इज अ चेंज ऑफ वेरिएबल्स z, which is कुछ बुक्स में उसको t of x लिखते हैं, इस बुक में उसको z of x लिखा हुआ है. डजंट मैटर, इट इज इंटरचेंजेबल. दैट ट्रांसफॉर्म्स द सिस्टम इनटू दिस फॉर्म. ये एक बड़ी स्पेशल फॉर्म है, इसको कंट्रोलर फॉर्म कहते हैं. सो कंट्रोलर फॉर्म में जब आपका सिस्टम आ जाएगा तो फिर इसमें ए बी का जो पेयर है ये कंट्रोलेबल हो अगर, एंड जो रो है वो नॉन सिंगुलर हो, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम यू को इंटेलिजेंटली इस तरह से डिज़ाइन कर लें
कि हमारा u रो को भी कैंसिल कर दे और अल्फा को भी कैंसिल कर दे। वेल रो को भी कैंसिल कर देंगे आप, अल्फा को भी कैंसिल कर देंगे, तो पीछे तो लीनियर सिस्टम बच जाएगा। सो वी विल गेट अ ब्यूटीफुल लीनियर सिस्टम। अब इसमें ऑफ कोर्स रो का सिंगुलर होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि लेट्स से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका जो मैट्रिक्स है इट इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट जीरो इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि लेट्स से अगर आप थोड़े से कीन हैं लीनियर अलजेब्रा में, तो इट इज़ के आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये रो, दिस ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, इट इज इन्वर्टेबल, इसका ये मतलब होता है। अच्छा जी, सो इफ वी कैन डू दिस देन इट्स ऑल गुड। अब हमारा सिस्टम ये वाला हो गया बिकॉज हमारे पास जो डायनामिक्स है लेट्स से नॉन लीनियर पार्ट था, हमने उसको नॉन लीनियर इनपुट से कैंसिल कर दिया हुआ है। अब हम इसके ऊपर कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे, लीनियर कंट्रोल लगेगा एंड हमारे ओरिजिन को, ओरिजिन ऑफ दिस सिस्टम जो कि ये जी डॉट वाला है, इसको ग्लोबली एक्सपोनेंशियली स्टेबल कर देगा। ग्लोबली एक्सपोनेंशियली स्टेबल क्यों हो सकते हैं? बिकॉज हम जब अपने सिस्टम को एसिम्प्टोटिकली स्टेबल करें या उसकी आइगन वैल्यू स्ट्रिक्टली लेफ्ट हाफ प्लेन में आए, इट मींस कि इट इज नॉट ओनली स्टेबल, इट इज लेट्स से अ स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो सिर्फ ये होती है ना कि आपका सिस्टम की स्टेट्स ब्लो अप ना करें, तो उसकी स्टेट्स ना सिर्फ ब्लो अप नहीं करेंगी बल्कि वो कन्वर्ज करेंगी टू जीरो। अच्छा, अब लीनियर सिस्टम जब कन्वर्ज करेंगी उसकी स्टेट्स टू जीरो, तो वो सिर्फ ना सिर्फ नॉर्मली कन्वर्ज करेंगी, वो एक्सपोनेंशियली कन्वर्ज करेंगी, विच इज वेरी गुड। नॉन लीनियर सिस्टम में एक्सपोनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी मुश्किल होती है प्रूव करनी। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि लीनियर सिस्टम्स का एक और बिहेवियर होता है कि उनका लोकल और ग्लोबल बिहेवियर सेम होता है। लेट्स से नॉन लीनियर सिस्टम में ये मसला होता है कि लोकल बिहेवियर कुछ और होता है, ग्लोबल कुछ और होता है। तो लीनियर सिस्टम में अगर ये एक दफ़ा लेफ्ट हाफ प्लेन में आपकी आइगन वैल्यूज आ गई, तो फिर तो आप समझें कि यू हैव गॉटन द बेस्ट यू यू कुड। तो दैट इज़ कि आपका ये लीनियराइज़ सिस्टम जो है, फीडबैक लीनियराइज़ सिस्टम, उसकी जो डायनामिक्स है दिस इज़ ग्लोबली एक्सपोनेंशियली स्टेबल। अच्छा, अब हम एक्चुअल क्लोज़ लूप डायनामिक्स को हमने देखा था लास्ट टाइम एंड वो उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने यू के अंदर वैल्यूज़ प्लग इन कर ली थी। सो फिर हम अगर उसको देखें तो उसको हमने ये कह दिया था बिकॉज़ देखिए ये यहाँ पे यू था तो हमने यू को माइनस के जी कह दिया या के टी एक्स कह दिया। तो दिस इज़ दिस। तो अब हम इसकी डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए हमने ऑफ कोर्स इसको अ, बड़े बड़े सिंपली इसको हमने डायनामिक्स को ये जो इक्वेशन है इसको हम दोनों साइड से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो है वो ये इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन से हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड देन इफ जे इज़ नॉन सिंगुलर तो हमें पता चल जाएगा कि ओरिजिन जो है वो हमारा दैट इज़ एक्सपोनेंशियली स्टेबल। वेल दैट इज़ गुड। एक्सपोनेंशियल स्टेबिलिटी तो प्रूव हो गई, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि ये सिस्टम में ग्लोबल एक्सपोनेंशियल स्टेबिलिटी है या लोकल एक्सपोनेंशियल स्टेबिलिटी है। चलिए अब उसको देखते हैं कि ग्लोबल एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी भी इससे इम्प्लाई होती है, इन जनरल नहीं होती। कब होगी? जब आपका टी ऑफ एक्स ग्लोबल डिफियोमॉर्फिज्म होगा। ठीक हो गया जी। तो ये भी ग्लोबल एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी है, ये ग्लोबल एक्सपोनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर हमें ग्लोबल एसिम्प्टोटिकली स्टेबल सिस्टम चाहिए तो हमें क्या चाहिए, टी ऑफ एक्स जो है वो ग्लोबल डिफियोमॉर्फिज्म होगी। कि हमने लास्ट टाइम फिगर देख ली थी कि हम यू पे पहले इनपुट दे रहे थे, अब हमने यू के बाहर एक ब्लॉक स्लॉक लगा लिया फीडबैक वाला। सो अब हम इनपुट यू पे नहीं दे रहे, अब हम इनपुट दे रहे हैं वी पे। जब हम वी से इनपुट देंगे एंड हम जीज को मेजर करेंगे तो एक्चुअली इट विल बी अ लीनियर डायनामिक्स। एंड ना सिर्फ ये लीनियर डायनामिक्स होगी, इट विल बी अ सेट ऑफ प्योर इंटीग्रेटर्स कि एक दफा वी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको जी आर मिल जाएगा, उसको एक और दफा इंटीग्रेट करेंगे ये मिल जाएगा, और इनको करते चले जाएंगे तो इवेंचुअली आपको वाई आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, सो ये प्योर इंटीग्रेटर्स आपको मिल जाएंगे which is nice। ये एक एग्जांपल हमने लास्ट टाइम देख ली थी जिसको हमने कहा था कि ये हम फीडबैक लिनियराइजेशन कर लेंगे एंड इसकी हमने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मैथमेटिका के टूल से निकाल ली थी। दैट्स व्हाट वी गॉट। फिर हमने कहा था कि इज इट ऑलवेज पॉसिबल कि हम फीडबैक लिनियराइजेशन कर सकें, उसकी भी फिर हमने ज़रा वो कर लिया था कि एग्जैक्टली फीडबैक लिनियराइजेशन तब पॉसिबल होगी जब ये हमारे पास कंडीशन मीट करेगी। एंड इस कंडीशन में भी जो एक कंडीशन है वो तो हमारी कंट्रोलेबिलिटी कंडीशन है जो हम पहले देख चुके हैं। सो अगर सिस्टम फीडबैक लिनियराइजेशन होगी तो तब कंट्रोलेबल तो होना ही चाहिए, नहीं तो अदरवाइज तो हमारा सिस्टम को हम कैसे कहेंगे कि इट इज फीडबैक लिनियराइजेबल। अच्छा, ये तो था सीसो सिस्टम्स का। नीमो सिस्टम्स के केस में थोड़ी सी ये कंडीशन और लेट्स से स्ट्रिक्ट हो जाती है।
एंड इसके अंदर थोड़े से लेट्स से ज़्यादा और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, बट ये मैं आपको हाथ से कैलकुलेट करने का नहीं कहूँगा। इन जनरल यू जस्ट नीड टू नो के दिस कंडीशन इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट देन सीसो, एंड आप इसको मैथमेटिका के टूल से चेक कर लीजिए, तो दैट सफाइसेस। अच्छा, इसमें ये वही बात है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की जो डायमेंशन एन है, हमने देखा था कि दिस इज रिलेटेड टू द कंट्रोलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमने लास्ट टाइम देखी थी। सो लोकल कंट्रोलेबिलिटी इज अ प्री रिक्विजिट, ये होगी तो फिर हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर हमारे पास सिस्टम कंप्लीटली फीडबैक लीनियराइजेबल नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हमने देखा था ना फीडबैक लीनियराइजेबल की कमांड से क्या ट्रू आना चाहिए, लेकिन अगर वो फॉल्स आ जाता है कि हमारा सिस्टम फीडबैक लीनियराइजेबल नहीं है, फिर हम क्या कर सकते हैं। वेल, इन दैट केस वी कैन स्टिल यूज समथिंग, एंड व्हाट कैन वी डू कि हम कंप्लीट डायनामिक्स को लीनियराइज शायद ना कर सकें, लेकिन हम अ पोर्शन ऑफ द डायनामिक्स को हम लीनियराइज कर सकते हैं। एंड वो पोर्शन कौन सा है जी? वो पोर्शन वो है कि हम इनपुट एंड आउटपुट के बीच में जो डायनामिक्स है उसको हम लीनियराइज कर सकते हैं। यानी पहले हम क्या कर रहे थे, पहले तो हम पूरी स्टेट की डायनामिक्स को लीनियराइज कर रहे थे, ऑल द स्टेट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सारी स्टेट को लीनियराइज नहीं कर रहे, हम सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट बिहेवियर को लीनियराइज कर रहे हैं। अब कुछ डायनामिक्स बचेगी जो कि नॉन लीनियर होगी, तो उसको हम अभी देखते हैं कि फिर क्या करना है। सो द इनपुट आउटपुट डायनामिक्स में स्टिल बी लीनियराइजेबल। We can get a linear subsystem and a non-linear subsystem. जो linear subsystem होगा वो तो जनाब इनपुट आउटपुट बिहेवियर आपको दे देगा linear किस्म का, and that would be let's say all good. But जो non-linear subsystem होगा उसको हम internal dynamics कहते हैं। internal dynamics इसलिए कहते हैं because इनपुट से आउटपुट के बीच में जब उसका बिहेवियर शो नहीं हो रहा, तो वो लेकिन स्टेट्स चेंज हो रही हैं। तो आपको पता है कि स्टेट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सिस्टम के अंदर स्टेट्स भी मैटर कर रही होती हैं, लेकिन आउटपुट में ये वाली स्टेट्स नजर नहीं आ रही। तो हम इसलिए इसको इंटरनल डायनामिक्स कहते हैं कि अंदरूनी मामला है, बाहर किसी को नजर नहीं आना चाहिए। तो बाहर किसी को नजर नहीं भी आएगा, लेकिन अंदरूनी मामला तो रहेगा, एंड इट इज डीकपल्ड फ्रॉम द आउटपुट। के आउटपुट हो सकता है कुछ और हो एंड इंटरनल डायनामिक्स कुछ और हो। तो उसकी अगर एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लें तो वो ये है कि इफ यू let's say grab some wall or some table or something let's say rigid, जो कि rigidly fixed है किसी जगह पे, एंड अगर आपका बाजू फुली लेट्स से वो नहीं है, स्ट्रेच नहीं है, तो व्हाट हैपेंस कि अगर आप अपना खुद भी ना मूव करें और अपने जो हैंड है उसको भी ना मूव करें, बट स्टिल यू कैन मूव योर आर्म अ लिटिल बिट। अक्सर ऐसा होता है कि आप आर्म को फिर भी मूव कर सकते हैं। इसको यूं समझ लीजिए कि ये आपका इंटरनल डायनामिक्स है, कि व्हाट यूजुअली यू केयर अबाउट, कि आप अपने हैंड को देखते हैं कि आपने हैंड को कहीं रखना होता है, कोई इनपुट लगाते हैं एंड हैंड से कोई चीज ग्रैब करते हैं। सो इट मे हैपन कि यू आर ग्रैबिंग समथिंग एंड स्टिल यू आर एबल टू मूव योर आर्म अ लिटिल बिट। कोई हो सकता है और काम करने के लिए, किसी को जेस्चर देने के लिए, कोई लेट्स से कि किसी और चीज को कोहनी से हिट करने के लिए, या किसी और चीज के लिए, किसी चीज से अपने आप को शील्ड करने के लिए, यू कैन स्टिल डू दैट, एंड इससे आउटपुट के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल इट इज इंटरनल डायनामिक्स। लेट्स से योर आर्म मैटर्स टू यू, नॉट ओनली हैंड्स, राइट। तो इसलिए इंटरनल डायनामिक्स भी है, बट इट इज डीकपल्ड फ्रॉम द आउटपुट। आउटपुट हो सकता है आपकी चेंज ना हो रही हो, लेकिन इंटरनल डायनामिक्स से स्टिल आप कुछ और काम भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। इंटरनल डायनामिक्स को कम से कम आप स्टेबल रखना चाहते हैं, मतलब ये नहीं आप चाहते कि आपने लेट्स से एंड ऑब्जेक्ट तो मजबूती से पकड़ो, लेकिन बीच में आपकी जो आर्म है वो लेट्स से कपकपा देते जा रही हो, इट इज लेट्स से शेकिंग और समथिंग। सो हम चाहते हैं कि ये भी स्टेबल हो। सो दिस इज मोर और लेस द आइडिया ऑफ इंटरनल डायनामिक्स। तो हम एक कंप्लीट सिस्टम को अगर फीडबैक लीनियराइज नहीं कर पाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, हम उसके एक पार्ट को फीडबैक लीनियराइज कर लेंगे, एंड पार्ट को फीडबैक लीनियराइज जब कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनपुट आउटपुट बिहेवियर जो है वो लीनियर मिल जाएगा, बट जो इंटरनल डायनामिक्स है वो नॉन लीनियर ही रहेगी, लेकिन वो डीकपल हो जाएगी आउटपुट से। तो ये आइडिया। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। आप कहेंगे ये कैसे होगा, तो फिर हम उसको जरा देख लेते हैं। सो दिस इज द सिस्टम। इसको हम अभी सीसो अज्यूम करते हैं, बिकॉज मीमो के केस में थोड़ा सा ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो सीसो सिस्टम है, एंड हमें ये पता चल गया कि सिस्टम लेट्स से इनपुट आउटपुट फुली लीनियराइजेबल नहीं है, सॉरी इनपुट टू स्टेट लीनियराइजेबल नहीं है, स्टेट लीनियराइजेबल नहीं है, इट इज जस्ट इनपुट आउटपुट लीनियराइजेबल। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे आउटपुट को। तो डिफरेंशिएट करेंगे जब आउटपुट को, तो हमें क्या मिलेगा, y डॉट इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल एक्स इंटू एक्स डॉट। एंड अगर आप याद कीजिए,
इस नोटेशन को हमने क्या कह दिया था, हमने इस नोटेशन को अगर एक्सपैंड करें तो एक्स डॉट की जगह पे आप एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं, जी ऑफ एक्स यू कह सकते हैं। तो अब पार्शियल एच और पार्शियल एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स क्या है, इसको याद कीजिए, हमने कहा था दिस इज अ लीड डेरिवेटिव, दिस इज अ लीड डेरिवेटिव ऑफ एच अलोंग द वेक्टर फील्ड एफ। बिकॉज याद कीजिए हमने कह दिया कि अब ये दोनों वेक्टर फील्ड्स हैं, एफ ऑफ एक्स भी वेक्टर फील्ड है एंड जी ऑफ एक्स भी वेक्टर फील्ड है, तो अब ये दोनों वेक्टर फील्ड्स हो गए। ठीक है जी, हम इन दोनों को वेक्टर फील्ड अज्यूम कर लेते हैं। सो नाउ हम इस नई नोटेशन में हम इसको ये कह लेते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा इस हम नोटेशन में क्यों जा रहे हैं, इस नोटेशन में नहीं जाएंगे तो चीजें आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। सो दिस इज अ वेरी सिंपल नोटेशन, लीड डेरिवेटिव ऑफ एच अलोंग द वेक्टर फील्ड एफ, लीड डेरिवेटिव ऑफ एच अलोंग द वेक्टर फील्ड जी। ठीक है, तो ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया लीड डेरिवेटिव की टर्म्स में लिखिए इसको। अच्छा, अब अगर ये वाली जो टर्म है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, सो एल जी ऑफ एच ऑफ एक्स होना चाहिए। अगर ये वाली टर्म नॉन जीरो हो जाए, यानी इसका मतलब है कि वाई डॉट आप देखें, बिकॉज देखिए वाई के अंदर यू नहीं आ रहा, इनपुट नहीं आ रही। इन जनरल हर प्रैक्टिकल सिस्टम में आप यूजली ऑलमोस्ट नहीं देखेंगे कि आउटपुट के अंदर इनपुट आ रही, बट अगर आप आउटपुट को डिफ्रेंशिएट करेंगे हो सकता है उसके अंदर इनपुट आ जाए। देखिए इन जनरल तो आएगी, लेकिन हो सकता है कुछ केसेस में ना आए। जब ये नहीं आएगी तो क्या होगा, दिस टर्म विल बी जीरो। जब ये टर्म जीरो होगी तो फिर लेट्स से आपको आगे कंटिन्यू करना है। अगर ये टर्म नॉन जीरो तो आपने यहीं स्टॉप करना है। सो इफ दिस टर्म इज, ये अगेन मैं बता रहा हूँ ये एल जी है, एल एफ एच नहीं है। सो इफ दिस टर्म इज नॉन जीरो देन वी स्टॉप, इफ इट इज जीरो तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो अगेन हम डेरिवेटिव ले लेंगे। अब एक्स डॉट, अब वाई डॉट जो है लेट्स से चेन रूल लगाकर अगेन हम देखेंगे तो दिस इज व्हाट वी विल गेट। इसके अंदर जो ये वाली टर्म है वो ऑलरेडी जीरो हो चुकी है, रिमेंबर, तभी तो हम यहाँ तक आए हैं। तो इसलिए वो वाली एक आगे टर्म आनी थी वो अब नहीं आएगी। अब ये सिर्फ और सिर्फ इसको खोलेंगे तो आगे दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे इसके। ठीक हो गया। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव। इसके अंदर अब आ जाएगी इनपुट, अगर अभी भी नहीं आई फिर मजीद आगे चलते चले जाइए। ठीक है, एंड इफ this then stop, otherwise you keep continuing and finally किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जाकर y का जब अर्थ डेरिवेटिव आप लेंगे अर्थ ऑर्डर का, तो फिर आपको कम से कम ये वाली जो लेट्स से इनपुट वेक्टर फील्ड के साथ ये डेरिवेटिव है ये नॉन जीरो बच जाएगा। यानी कि आपकी आउटपुट के डेरिवेटिव करते लेते चले जाएं यहां तक कि उस इक्वेशन के अंदर इनपुट अपीयर हो जाए। अगर इनपुट अपीयर नहीं होगी तो उसका क्या मतलब है कि ये वाली टर्म जीरो है। अगर ये वाली टर्म जीरो नहीं है मतलब यहाँ पे इनपुट अपीयर हो चुकी है, देन वी कैन स्टॉप। ठीक है, इफ दिस टर्म इज नॉन जीरो देन वी कैन स्टॉप। तो until with this, तो we stop if this happens। अच्छा, once this happens हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, well, अब हमें पता है कि हम u को इस तरह से चूज कर लें कि वो इस डायनामिक्स को कैंसिल कर दें। वो कैसे कैंसिल करेगा, u को 1 ओवर दिस लिखेंगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा, और फिर इसके साथ हम कुछ चीज ऐड कर दें जो इस चीज को खा जाए। ठीक है, और वो आपको पता है क्या हो सकता है, वो सिर्फ ये हो सकता है इसको डिवाइड कर दें एच ऑफ एक्स से एंड साथ में इसको माइनस कर दें। तो जब आप ये वाला u अप्लाई करेंगे और प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा इनपुट जो एक्सोजेनस इनपुट है v वो भी ऐड कर दें, बिकॉज वही तो हमारा फिर कंट्रोल इनपुट हो। सो व्हाट रिमेन्स इज दिस, ये एक सिंप्लीफाइड डायनामिक्स है। ना सिर्फ ये सिंप्लीफाइड डायनामिक्स है बल्कि ये लीनियर डायनामिक्स है एंड दिस इज अ चेन ऑफ इंटीग्रेटर्स। ठीक हो गया जी, y का अर्थ डेरिवेटिव है और ये v है। इसका मतलब है इसको एक दफा इंटीग्रेट करें, दो दफा इंटीग्रेट करें, तीन दफा, 8 दफा इंटीग्रेट जब कर लेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगी। एंड दिस इज अ चेन ऑफ इंटीग्रेटर्स जो हमने पहले फिगर देख चुके हैं। अच्छा, इसी को हम रिलेटिव डिग्री कहते हैं कि we always talk about some neighborhood of x naught. Suppose there is a finite integer r such that this term is equal to 0. ठीक है जी, एंड फॉर ऑल एक्स इन u, k जो है वो आप कहाँ से लेंगे, 0 से लेके r-2, एंड ये वाली जो टर्म है वो नॉन जीरो होगी। एंड वो टर्म क्या है कि आपने बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि आपने जितने भी लीड डेरिवेटिव लिए हैं अलोंग द वेक्टर फील्ड ऑफ इनपुट वो सारे के सारे जीरो होते चले जाएंगे, बट एक कोई जाके आपका डेरिवेटिव नॉन जीरो हो जाएगा फाइनली। और वो जो डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा वो कौन सा होगा, वेल वो अर्थ डेरिवेटिव होगा, आपको पता है।
जैसे हमने पिछली डायग्राम पे देखा था, तो हम फिर कहते हैं कि देन आर इज द रिलेटिव डिग्री। अगर ये सीक्वेंस टर्मिनेट नहीं होता फाइनाइट स्टेप्स में, तो फिर ये सिस्टम की रिलेटिव डिग्री इनफाइनाइट है, यानी कि आप हो सकता है करते चले जाएं, डिफरेंशिएट करते चले जाएं और वो रुके ही ना कहीं जाके स्टेप, लेट्स से तो एन एन से भी आगे चला जाए, तो फिर हम इसको कहेंगे कि इनफाइनाइट रिलेटिव डिग्री है। तो ठीक हो गया, हमने देख लिया इस पिछले सिस्टम में हम जब इसका आर्थ डेरिवेटिव लिया था तो ये टर्म नॉन जीरो हो गई थी। तो ये देख लीजिए यहाँ पे r-1 आ रहा है बेशक, बट ओवरऑल ये आउटपुट का आर्थ डेरिवेटिव है, आर्थ ऑर्डर है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि इस सिस्टम की रिलेटिव डिग्री r। सो r इज यूजुअली द रिलेटिव डिग्री ऑफ द सिस्टम। ठीक हो गया। एंड इन जनरल दिस r इज लेस देन n। अगर ये r n के इक्वल हो गया, n क्या था हमारे सिस्टम का ऑर्डर, अगर ये n के इक्वल हो जाए तो इसका तो मतलब बहुत ही लेट्स से मजे हो गए। इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम इज कंप्लीटली स्टेट फीडबैक लिनियराइजेबल। लेकिन अगर ये r n से कम हो कुछ नंबर, फिर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। फिर हमने ये तो देख लिया ना कम से कम इनपुट आउटपुट डायनामिक्स लीनियर हो गई है। ये क्या है, ये इनपुट है, और ये क्या है, ये आउटपुट है। इसको आप r दफा इंटीग्रेट करें आपको आउटपुट मिल जाएगी। सो हमने देखा इनपुट आउटपुट डायनामिक्स तो लीनियर हो ही गई है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं कि इन जनरल r इज फाइनाइट, जिसका मतलब ये है कि r आपका लेस देन इक्वल टू n होगा। तो अब हम z's कैसे डिफाइन करेंगे? वेल, हम ये कहेंगे कि हर डेरिवेटिव जो हमने लिया था, हर डेरिवेटिव जो हमने लिया था आउटपुट का, उस हर डेरिवेटिव को हम z डिफाइन कर देते हैं। यानी पहला z कौन सा हो गया, y, अगला z कौन सा हो गया, y डॉट, अगला z कौन सा हो गया, y डबल डॉट, और ये चलाते जाएं। कहां तक चलाएंगे जी आप? जब तक r आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहले आर वेरिएबल्स जो हो गए वो तो आपके आउटपुट के डेरिवेटिव्स हो गए। बहुत ही बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये जो है ये इंडिपेंडेंट फंक्शन होने चाहिए, ये बात जरूरी है। एंड इंडीड ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, यानी कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो जो चीज आएगी वो पहले फंक्शन से इंडिपेंडेंट ही होगा। ठीक है, सो इट इज लेट्स से ये सारे के सारे फंक्शंस आपस में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का ये मतलब है कि इन दोनों को ऐड करें तो तीसरा ना आए। ठीक है, एंड दिस दिस इज सेटिस्फाइड। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप लेट्स से इन दोनों को ऐड करें तो ये तीसरा डेरिवेटिव आ जाए, ऐसा नहीं होगा। सो ये इंडिपेंडेंट फंक्शंस हमें मिल गए। अच्छा, अब जब हमने ये निकाल लिए तो अब बाकी r माइनस एन फंक्शन हमारे पास रह गए। ठीक, सॉरी n माइनस आर रह गए, बिकॉज n बड़ा था r छोटा था। n माइनस आर फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेल, उनके ऊपर सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन हमारी रहेगी कि वो इंडिपेंडेंट हो z से। जो मर्जी रखें, वो इंडिपेंडेंट हो z से, ये इंपॉर्टेंट है। यानी ये z वाले आपस में भी इंडिपेंडेंट हो। और फिर जब आप ये जो n माइनस आर फंक्शन डिफाइन करेंगे जीटा, ये c वाले, सॉरी इनको हम एक्स आई जाई कहते हैं, ये इस तरह से कहते हैं। सो एक्स आई जाई जो है इस फंक्शंस को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अब ये जी से डिपेंडेंट। ठीक है, जब हमने कर लिया, व्हाट डू वी गेट द कंप्लीट स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही है अब कि वो हमें एक्स कोऑर्डिनेट से लेके जा रही है जी कोऑर्डिनेट्स में एंड जाई कोऑर्डिनेट्स में। याद कीजिए कि अगर हमारे पास n इज इक्वल टू आर हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर हमें ये ले जाएगी x से लेके z कोऑर्डिनेट्स में। ये कंप्लीट स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर पार्शियल होगी तो वो फिर इस तरह से होगी, कुछ जाय रह जाएगा और बाकी z हो जाएगा। अच्छा, z लीनियर हो गया याद रखिए, लेकिन जो जाय होगा इन जनरल वो लीनियर नहीं होगा, वो नॉन लीनियर होगा। अच्छा, ये एक हम उसकी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इन जनरल जाई क्या होगा। जाई डॉट इज इक्वल टू सम नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ जाई जी एंड यू। अच्छा, अब कुछ जब हम सीसो सिस्टम्स की बात कर रहे हो तो वी कैन टेक सम स्पेशल चॉइस ऑफ जाई सच दैट ये जो हमारा फंक्शन है दिस डज नॉट डिपेंड ऑन इनपुट। ये बड़ी मजे की बात है, ये सिर्फ लीनियर से ये सीसो सिस्टम्स में ही हो सकता है कि ये वाला जो फंक्शन है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन दिस स्टेट एंड जो दूसरी स्टेट हमने लीनियराइज कर ली हुई उस स्टेट के ऊपर। सो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द स्टेट। तो बेसिकली ऑटोनोमस सिस्टम बन गया। अगर आप नोट कीजिए, ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता था? ऑटोनोमस सिस्टम वो होता था कि वो सिस्टम जो डिपेंड करता हो सिर्फ स्टेट्स के ऊपर। अब ये खैर अलग बात है कि ये हम पार्टीशन स्टेट्स हैं, ये वाली स्टेट्स वो हैं जिनको हमने लेट्स से लीनियराइज कर लिया, एंड ये जो दूसरी स्टेट्स हैं नॉन लीनियर है। बट इन जनरल वी गेट दिस। जो दूसरे नंबर पे चीज थी वो कौन सी थी कि ये हमने देख लिया था कि फॉर स्पेशल चॉइस ऑफ यू ये वाला सिस्टम लीनियर हो जाएगा। तो ये सिस्टम हमने देख लिया है, दिस इज दिस, एंड व्हाट इज वाई, वाई सिंपली सी ऑफ एक्स। तो उसकी अगर आप
शेप बनाने की कोशिश करें वो कुछ इस तरह से बनेगी कि एक मैट्रिक्स बनेगा ए का जिसमें हर तरफ जीरो होंगे सिवाय लेट्स से डायगोनल में, और उससे नीचे तो जीरो ही होंगे। डायगोनल से ऊपर वंस की रोज होंगी, लेट्स से वन की डायगोनल में रो पड़ी होगी इस तरह से बिल्कुल इमीडिएटली ऊपर, एंड उसके ऊपर भी जीरोस होंगे। तो दिस इज ए। बी में क्या होगा? वेल इट इज ऑल जीरोस एक्सेप्ट द लास्ट रो। सी में क्या होगा? फर्स्ट वन एंड उसके बाद सारे जीरोस। तो वेल इसको प्रूव किया जा सकता है सीसो सिस्टम्स के ऊपर भी और इस तरह से, बट स्पेशली लीनियर सिस्टम्स के ऊपर। बट अभी हमें इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इफ यू कैन लेट्स से इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक इन इन बुक, तो आपको इसका पता चल जाएगा। अच्छा, अब इसमें अल्फा क्या होगा? वेल दिस इज, हमने देख लिया कि अल्फा क्या होगा, हमने लेट्स से पिछली स्लाइड्स में देखा था। दिस इज दैट। ये रो क्या होगा? वेल दिस इज दैट, ये हमने देख लिया है पिछली स्लाइड्स में। तो सीसो सिस्टम के केस में हमें जो सिस्टम मिलेगा उसके अंदर अल्फा ये होगा, रो ये होगा, एंड ए बी सी ये होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन हो गई इस सिस्टम की। ये जो ऊपर वाला सिस्टम है उसकी अभी कुछ रहता है। अच्छा, चॉइस ऑफ दिस इनपुट गिव्स अस इनपुट आउटपुट लीनियराइज्ड डायनामिक्स व्हिच इज दिस। ठीक है, अभी जो हमने पीछे नॉर्मल फॉर्म देखी थी उसके ऊपर जब हम ये इनपुट अप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ये तो मिल जाएगा, लेकिन हमारी जो दूसरी डायनामिक्स थी ये, इसको हम इंटरनल डायनामिक्स कह रहे हैं। इंटरनल डायनामिक्स इसलिए बिकॉज ये डायनामिक्स ना इनपुट पे मैटर कर रही है, खैर इनपुट पे मैटर करे भी, लेकिन आउटपुट पे मैटर, लेट्स से सॉरी यस, आउटपुट से डिपेंड ना करे या आउटपुट इस पर डिपेंड ना करे, तो फिर ये इंटरनल मामला है, हमें आउटपुट में नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसको इंटरनल डायनामिक्स कह रहे हैं। अच्छा, इन जनरल हमारा जो कंट्रोल है, लीनियर कंट्रोल, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि इट रेगुलेट्स जी। रेगुलेट जी का मतलब ये है कि वो जी को जीरो पे ले जाएगा। जब वो जी को जीरो पे लेके चला जाएगा तो इवेंचुअली हमें किस से डील करना है? हमें इस जनरल स्टेट से डील नहीं करना है, स्टेट डायनामिक्स से, बल्कि हमें डील करना है जब जी जीरो हो चुका होगा। जब जब जी जीरो हो जाएगा तो हमारी डायनामिक्स थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी, उसको हम कह देंगे जीरो डायनामिक्स। In general, internal dynamics C for any value of xi and z. But once we have z is equal to 0, ये कैसे होगा? बिकॉज हमने लीनियर कंट्रोल लगाया हुआ था, उसने z को 0 करा दिया हुआ है। तो जो बचा खुचा डायनामिक्स रह जाएगा इंटरनल डायनामिक्स, अब वो सिर्फ उस केस में होगा जब z 0 है, यानी 0 का कोई इसमें वो हम देखेंगे कि z वेरी नहीं करा, वो 0 है आइडेंटिटी। देन जीटा डॉट को हम देखेंगे, इसको हम जीरो डायनामिक्स कह देते हैं। So in general, we care about this and zero dynamics. तो ये थोड़ी सी फिगर है, हम इसमें देख रहे थे कि हमारे पास इनपुट आउटपुट ये जो हम पहले देख चुके हैं। So the input from V to Z is linearized and we get a chain of integrators. यहाँ तक पूछ लीजिए कोई अगर क्वेश्चन हो, फिर मैं आगे एग्जांपल करवा देता हूँ। नो सर। चलिए ठीक है। सो ये हमारे पास अब एक सिस्टम है विच इज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। इसकी आउटपुट हमने ये ले ली है x1, एंड हम ये चाहते हैं कि एक इनपुट आउटपुट लीनियराइजिंग कंट्रोल हमें मिल जाए विच विल ड्राइव आउटपुट टू जीरो। हम चाहते हैं कि आउटपुट हमारी जीरो, उसको हम रेगुलेशन प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग द आउटपुट। जब आउटपुट को एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? y क्या था? x1। x1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो x1 डॉट मिल जाएगा, एंड x1 डॉट किसके इक्वल था? वेल दैट वाज इक्वल टू x2 प्लस x1 क्यूब प्लस u। सो दिस इज व्हाट वी गेट। अच्छा, अब इसकी रिलेटिव इसकी जो डिग्री थी, रिलेटिव डिग्री, वो क्या है? वेल दैट इज 1। वो इसलिए 1 है बिकॉज एक ही दफा आपने डिफरेंशिएट किया तो आपकी आउटपुट के डेरिवेटिव के अंदर इनपुट आ गई। तो इसलिए जब इनपुट आ चुकी है, अब हम इसको, जाहिर है कि इनपुट को यूज करके ये बाकी सारी चीजों को किल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो रिलेटिव डिग्री 1 है, अल्फा इज दिस, रो इज दिस। ये वाला अगर कंट्रोल इनपुट हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? वो x1 हो जाएगा। सो उससे पहले आप ये देख लीजिए कि u जब ये वाली होगी तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस एक्स डॉट माइनस x2, ये इसको खत्म कर देगा, माइनस x1 3
जिसको खत्म कर देगा तो हमारे पास y डॉट किसके इक्वल रह जाएगा, v के इक्वल रह जाएगा। सो y डॉट बिकम्स इक्वल टू v एंड हम कह देते हैं कि ये जो है ये z1 है, z1 क्या है, इज y एंड y क्या है, x1। तो ये वही चीज है जो हम पहले देख चुके हैं। सो z1 इज इक्वल टू x1 बिकॉज z1 इज इक्वल टू y एंड वो यही। We need one more function to complete the transformation and that function is x2। x2 हम इसको ले सकते हैं because this has to be independent, x2 is independent। अब जो मर्जी लें, सिर्फ फर्क ये था कि आपने इसको इस तरह से चूज करना था कि लीनियराइजिंग को, ये लीनियराइज हो चुका है। दिस डायनामिक्स कैन स्टे नॉन लीनियर, नो प्रॉब्लम विद दैट। इसलिए हमारी जो इनपुट आउटपुट लीनियराइज डायनामिक्स है वो ये बन जाती है z1 डॉट इज इक्वल टू v एंड जो इंटरनल डायनामिक्स है वो ये बन जाती है कि xi1 dot is equal to minus u and minus u is equal to this and xi1 dot basically becomes xi1 dot is equal to xi1 plus z1 cube minus v। इसमें z1 हमारे पास लीनियराइज्ड डायनामिक्स है, इनपुट आउटपुट लीनियराइज्ड डायनामिक्स है एंड ये हमारे पास इंटरनल डायनामिक्स है। एंड आपको पता है इंटरनल डायनामिक्स से जीरो डायनामिक्स में जाना हो तो क्या करते हैं, वेल जीज को जीरो पुट कर देते हैं। जब जी को हम जीरो पुट कर देंगे तो ये जीरो डायनामिक्स हो जाएगी, ठीक है। एंड z को जीरो पुट कर देंगे तो क्या होगा, याद कीजिए कि v किसके इक्वल था, v था माइनस के एक्स माइनस के z के इक्वल। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो v इज इक्वल टू माइनस के z भी जीरो हो चुका है तो फिर v भी जीरो हो जाएगा। एंड व्हाट डू वी गेट इवेंचुअली इज दैट xi1 डॉट इज इक्वल टू xi1। अच्छा ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल क्यों है, वेल इट इज क्लियर कि xi1 डॉट डिपेंड्स ऑन xi1 एंड अगर आपका xi1 पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब इसका डॉट भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो इसका डॉट भी नेगेटिव होगा, मतलब ये एक्सप्लोड कर जाएगा, इसकी कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट जीरो ये एक्सप्लोड कर जाएगा। सो जीरो डायनामिक्स इज अनस्टेबल। इसका मतलब ये है कि हम इस सिस्टम को शायद ना ही करें तो बेहतर है, बिकॉज इसका ये मतलब है जीरो डायनामिक्स अनस्टेबल होने का कि जिस तरह से आपने हाथ रखा हुआ है वहीं पे आउटपुट के ऊपर, लेकिन एंड पे आपके जो बाजू की अपनी वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। तो बाजू की वाइब्रेशन बढ़ती चली जाए और एंड को आप मेंटेन करने की कोशिश करें वहीं पे भी, तो किसी ना किसी टाइम पे हो सकता है आपका बाजू ही टूट जाए किसी भी वजह से, अगर ये वाइब्रेशंस बढ़ती चली जा रही हैं। तो दिस इज नॉट अ फिजिबल ऑप्शन, ठीक है। तो जीरो डायनामिक्स अनस्टेबल से हमारा सिस्टम खराब हो सकता है चाहे आउटपुट हमारी ठीक ही रहे। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं जी, कि अगर हमारे सिस्टम की अनस्टेबल जीरो डायनामिक्स हो, वेल पहला तरीका तो ये है कि आउटपुट को चेंज करके देखें, बिकॉज हमारा सारा काम चल ही आउटपुट को डिफरेंशिएट करके रहा है। तो अब उसके दो तरीके हो सकते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं जी, वो आपके सामने है कि एक नई आउटपुट डिफाइन कर लें सच दैट जीरो डायनामिक्स स्टेबल, या फिर आप एक न्यू आउटपुट देखें सच दैट द सिस्टम इज फुल स्टेट लीनियराइजेबल, आर एन हो जाए। तो अगर इन दोनों में से कोई एक काम हो जाए तो आपका लेट्स से पर्पस अचीव हो जाएगा। सो वी चूज दिस दिस इज अगेन अ वैलिड चॉइस कि आपकी आउटपुट जो है इट इज मेड अप ऑफ नॉट ओनली x1 बट x2। तो इसके केस में आप ये देख लीजिए कि यू केयर नॉट ओनली अबाउट कि आपने बाजू कहाँ पे रखा हुआ है, लेट्स से हैंड एंड पे कहाँ पे अच्छे से रखा हुआ है, बट ऑल्सो if you're if it is about the velocity of let's say your arm joints या इस तरह से, तो ये जाहिर है इन जनरल जीरो होगी तो आपका यही रह जाएगा। बट अगर ये नॉन जीरो तो अगेन इट मींस कि यू आर नॉट गेटिंग योर डिजायर्ड आउटपुट, उसके अंदर कोई ना कोई डिविएशन आ गई। सो वी कैन डिफाइन एन आउटपुट लाइक दिस। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे इसके अंदर यू नहीं आया, जब दूसरी दफा डिफरेंशिएट करेंगे अब यू आ चुका है जी इसके अंदर, तो इसका मतलब इसकी रिलेटिव ऑर्डर रिलेटिव डिग्री क्या हो गई, टू। रिलेटिव डिग्री हो गई टू। इसमें से जाहिर है कि अब हमारा जो रो है वो क्या होता है, जो इसके साथ आ रहा होता है, तो इसको रो कह लेते हैं, ये हो गया हमारा अल्फा। एंड अगर हम अब ये कंट्रोल अप्लाई कर देंगे रो इनवर्स और वो उस तरह से जो आपने पीछे देखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो देन व्हाट डू वी गेट, हमारा सिस्टम कंप्लीटली लीनियराइज हो जाएगा। अच्छा इसमें एक मसला है, वो ये है कि रो को हमने देखा था कि रो मस्ट बी इन्वर्टेबल। रो इन्वर्टेबल कब होगा, जब वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर ये कब हो सकता है, वेल जब आपके x1 की ये वैल्यू होगी तो ये जीरो हो जाएगा रो। जब रो जीरो हो जाएगा तो वो आप इन्वर्ट तो नहीं कर सकते, 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। सो हमें ये वाला सिचुएशन कब वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब आप
आपका x1 इज विद इन दीज बाउंड्स अंडर रूट 1/3। तो इसका मतलब है कि इन जनरल ये वाला सोल्यूशन आपका फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x1 तो चल सकता है, लेकिन x12 की वैल्यूज बड़ी होंगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा आपका। So in general, if you make sure कि ये small होगा x1, you can live with the solution. Otherwise, you must find a better solution. अच्छा, ये एक और एग्जांपल है, फोर्थ ऑर्डर एग्जांपल है। इसके अंदर हमें इनपुट आ रही है अगेन सीसो सिस्टम, बिकॉज रिमेंबर हम सीसो सिस्टम्स की बात करें अभी तक। अच्छा, सीसो ना भी हो बट कम से कम सिंगल इनपुट हो। सिंगल इनपुट बड़ा जरूरी है, बिकॉज मल्टीपल इनपुट्स आएंगी तो थोड़ा फिर सिस्टम की नेचर चेंज हो जाती है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज अ सीसो सिस्टम। इसको हम इनपुट आउटपुट लीनियराइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, फिर हमें पता ये चल जाएगा कि दिस इज व्हाट वी गेट, व्हिच इज दैट कि ये वाली जो डायनामिक्स है, लेट्स से हमें ये वाला सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगा कि z1 z2 z3 z4 वो ये हैं, एंड इसकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो ये है। एंड इट सीम्स कि आप इसको लेट्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं फॉर एनी, लेट्स से जब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो उसका मतलब है इसको भी और इसको भी, तो इसका मतलब है इट इज अ डिफ्योमॉर्फिज्म। तो ये डिफ्योमॉर्फिज्म आपने अचीव कर लिया। अब इसको जब हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, तो नॉर्मल फॉर्म में हम इसको, बिकॉज इट इज एविडेंट कि इसका जो ऑर्डर है रिलेटिव डिग्री है, सॉरी रिलेटिव डिग्रीज 2, जब रिलेटिव डिग्री 2 है तो हम इसका मतलब है कि दो स्टेट्स को तो हम फीडबैक लिनियराइज कर सकते हैं, बाकी जो दो स्टेट्स हैं वो हमारे पास चली जाएंगी इंटरनल डायनामिक्स में। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि u को हमारा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एंड एंड पे ये z2 है। ये उसी का, लेट्स से उसी इक्वेशन का इधर मैंने पार्ट लिखा हुआ है बिकॉज ये साथ में लिखना मुश्किल था, एक जगह इतनी नहीं थी। सो अगर मैं u को ये ऐसे लिख लूँ कि लेट्स से वो जो स्टैंडर्ड कंडीशन आपने लिखी हुई थी कि इसे डिवाइड कर दें और उसमें v ऐड कर दें और साथ में ये वाली चीज़ ऐड कर दें माइनस साइन के साथ, तो वो ये सारी चीज़ें कैंसिल होके व्हाट रिमेन्स इज v। तो वो रह जाएगा। फिर आप ये सारी जो डायनामिक्स है इसमें से Z1 एंड Z2, बिकॉज ये दोनों डायनामिक्स लीनियर हो चुकी हैं एंड ये हमारा लीनियर कंट्रोलर 0 पे ले जाएगा, इसलिए Z1 एंड Z2 को जब आप 0 पुट कर देंगे इस सारी इक्वेशन में तो आपको ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन रह जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर Z1 एंड Z2 0 रह चुके हैं एंड ये इंटरनल डायनामिक्स है। तो जब इंटरनल डायनामिक्स को आप लेट्स से उसके अंदर लीनियर डायनामिक्स को 0 कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड जीरो डायनामिक्स। तो ये जीरो डायनामिक्स है एंड दिस जीरो डायनामिक्स, well it appears to be stable because ये माइनस, it looks कि इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो माइनस के साथ ठीक हो गया जी। सो दिस इज अ सिस्टम जिसको हमने डील कर लिया। यहाँ तक को हमने 2 एग्जांपल कर लिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ लीजिए। नो सर। चलिए ठीक है जी, फिर हम अब आगे चलते हैं। ये लीनियर सिस्टम है, इसमें हम कोई बहुत ज़्यादा मैं डिवेल नहीं करूँगा इसमें बिकॉज हाथ से ये प्रोसीजर करना थोड़ा सा कम्फर्टसम है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन जनरल हमारे पास जो रिलेटिव डिग्री थी वो स्केलर थी पिछले केस में, क्योंकि हमारी इनपुट स्केलर थी, आउटपुट भी स्केलर थी। अब हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, मल्टीपल आउटपुट्स हैं, तो इन जनरल हमारे पास जो रिलेटिव डिग्री है ना वो अब एक नंबर नहीं होगा, इट विल बी अ वेक्टर। एंड इसी तरह से हमारे अल्फाज और जो रोज हैं ये भी अब स्केलर नहीं होंगे, ये भी हमारे पास वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस होंगे। तो जब हम इसमें बात करते हैं तो ये थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन हैं, इसको अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है, इट इज़ हियर। तो आप इसको इस तरह से रिलेटिव डिग्री के वेक्टर को अल्फा आई को रो आई जे को इस तरह से डिफाइन करते हैं। एंड अगर ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि ये इन्वर्टेबल है, तो हम इस वेक्टर को आर्स के जो वेक्टर हैं R1 से लेके Rm तक, इसको हम वेक्टर रिलेटिव डिग्री कह लेते हैं। तो मीमो सिस्टम में सबसे पहली बात तो ये कि जो रिलेटिव डिग्री है इट विल नॉट बी अ स्केलर बट इट विल बी अ वेक्टर। अच्छा, जब ये हो गई हमारे पास, हमें अब ये जरा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए x से लेके जाए एंड z
सच दैट जाय जो है वो n माइनस आर उसकी डायमेंशन है, z की डायमेंशन r है, एंड r क्या है, ये हमारा रिलेटिव डिग्री के जो वेक्टर्स हैं उन सारों को हमने ऐड अप कर लिया, r1 प्लस rm, ये सारे आप देखें कि हमारे ये रिलेटिव डिग्रीज थी, इन सारी रिलेटिव डिग्रीज को हमने ऐड कर लिया, वेक्टर रिलेटिव डिग्री का जो वेक्टर था उसके सारे एंट्रीज को हमने ऐड कर लिया। तो अच्छा जी, अब हम किस तरह से जीज को डिफाइन करेंगे? well, जीज को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जी1 से लेके जीएम तक, सबसे पहले तो हमने जी को इस तरह से देख लें कि h1 आपने लिया है विच इज फर्स्ट आउटपुट, एंड इसको आपने n-1 तक लेट से डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये हो गई पहला r1 की वजह से जो आपने डिफरेंशिएशन किया वो यहाँ तक आ गई। अब अगली r के लिए जो आपने डिफरेंशिएशन की है वो अगली दफा आ जाएगी, एंड इसी तरह से आपने इसको करते चले जाना है अनटिल rm। ठीक है, तो ये इट इज़ अ वेरी लॉन्ग वेक्टर इन जनरल, ये डिपेंड करता है कि आपकी ये सारे जो वेक्टर रिलेटिव डिग्री के कंपोनेंट्स हैं उन सारों को ऐड अप करके क्या आंसर आता है, तो आपने हर कंपोनेंट की दफ़ा के टाइम के जितना नंबर है उतनी दफ़ा आपने डिफरेंशिएट करना है, पहली आउटपुट को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, और इस तरह से। सो हर आउटपुट का अपनी रिलेटिव डिग्री है, तो आपने हर आउटपुट को उतनी रिलेटिव डिग्री से लेट्स से डिफरेंशिएट करना। जब वो हो जाएगा, दिस विल गिव यू लेट्स से डायनामिक z डॉट, जिसके अंदर ये जब आप प्लग इन कर देंगे तो आपके पास जो इंटरनल डायनामिक्स है वो ये बन जाएगी। अच्छा याद कीजिए, मैंने आपको कहा था सीसो सिस्टम्स में यू कैन चूज जाए सच दैट ये जो आपका u है वो ओमिट हो जाएगा यहाँ से, इट विल ओनली बी अ फंक्शन ऑफ जाई एंड z, लेकिन इन जनरल मीमो सिस्टम्स में ये नहीं हो सकता। ठीक है, मीमो सिस्टम्स में आपको जो जीरो डायनामिक्स है या जो इंटरनल डायनामिक्स है दिस इज नॉट डीकपल्ड फ्रॉम इनपुट, ये इनपुट पे इन जनरल डिपेंड करेगी। जब इन जनरल इनपुट पे डिपेंड करेगी तो फिर इसका मतलब है कि इट कैन बी डिकपल्ड फ्रॉम आउटपुट बट नॉट फ्रॉम इनपुट। सीसो के केस में यू कैन डू इट ऑल्सो विद द इनपुट, यानी कि आप इनपुट जो मर्जी दें, आपकी इंटरनल डायनामिक्स उससे फर्क ना पड़े, बट इस केस में आप जो भी इनपुट देंगे आउटपुट पे तो हो सकता है फर्क ना पड़े, लेकिन इंटरनल डायनामिक्स पे फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया जी, इनपुट आउटपुट लीनियराइजेशन। अच्छा, आउटपुट पे भी फर्क पड़ेगा बिकॉज लीनियराइज्ड हो गई इनपुट आउटपुट बिहेवियर, लेकिन स्टिल उसमें डायनामिक्स है, आप कोई भी इनपुट देंगे तो आउटपुट पे भी फर्क पड़ेगा, और साथ में आपकी लीनियराइज्ड डायनामिक्स पे भी फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, इसको हम देखें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम बन चुका है कि ये आपने फीडबैक लीनियराइजेशन वाला कंट्रोल इनर लूप में लगाया है, एंड आउटर लूप में आपने लीनियर कंट्रोल लगा दिया है। ठीक है जी, ये केजी वाला जो आपने आइगन वैल्यू असाइनमेंट से निकाला है, अंदर वाला फीडबैक लीनियराइजेशन से निकाला है, बाहर वाला आपने आइगन वैल्यू या एल क्यू आर या एच इन्फिनिटी या उस तरह से लगा दिया, तो ये कंट्रोल हो गया। अच्छा, अब ये वाली जो डायनामिक्स है दिस इज लीनियराइज्ड डायनामिक्स, ये जी डॉट वाली, और ये जो है ये इंटरनल डायनामिक्स है ये। ठीक है, इन जनरल इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट फीड, इट इज नॉट डिकपल्ड, सो इट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट, इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट, लेकिन ये आउटपुट में नहीं जा रही, ये अंदर ही रह रही। सो अच्छा, अब इसमें जो हमें बुक के ऑथर्स ने डेवलप किया हुआ है वो प्रोपैक, जो हमें हमारे पास अवेलेबल है बिकॉज हमने बुक बाई की थी उनसे, सो दैट इज प्रोपैक, उसके अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं, वेक्टर रिलेटिव ऑर्डर जो है वो निकाल सकते हैं, डीकपलिंग मैट्रिक्स रो निकाल सकते हैं, इनपुट आउटपुट लीनियराइज ये वाला कंट्रोल निकाल सकते हैं, यू पूरा निकाल सकते हैं, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन जी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, लोकल जीरो डायनामिक्स ये भी निकाल सकते हैं, ये एक लोकल फॉर्म ऑफ द जीरो डायनामिक्स, सो वी कैन बेसिकली गेट एवरीथिंग। तो जब ये हम कर लेंगे देन दिस इज ऑल गुड। अच्छा, इसमें एक ये व्हीकल है, इसका कोई 4 एक ऑर्डर का आई थिंक सिस्टम है, ये बुक में हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे नहीं कर रहा बिकॉज बुक ने भी उन्होंने किया हुआ है इसको मैथमेटिका नोटबुक के थ्रू, मैं आपको इसके बाद मैथमेटिका नोटबुक दिखाऊंगा तो मैं उसमें बता दूंगा ये प्रॉब्लम किस तरह से हुआ, बट इन जनरल इट इज नाउ अबाउट प्रेसिंग सम बटन्स एंड यू गेट व्हाट यू हैव। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू व्हील्ड रोबोट, ये हमने व्हील्ड रोबोट देखा था लास्ट टाइम कंट्रोलेबिलिटी के अंदर, तो हमने देखा था कि इसकी डायनामिक्स बड़ी सिंपल है, इट इज़ जस्ट अ थर्ड ऑर्डर सिस्टम जिसके अंदर दो कंट्रोल्स हैं हमारे पास, विच इज़ लेट्स से एक फॉरवर्ड वेलोसिटी का कंट्रोल हमारे पास अवेलेबल है, दूसरा थीटा डॉट का कंट्रोल अवेलेबल है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। वेल इसको हमने इस तरह से लिख लिया, अब हम जरा इसकी फीडबैक लिनियराइजेशन चेक कर लेते हैं। इसमें हम
अज्यूम ये करते हैं कि हमारे पास दोनों आउटपुट्स जो हैं वो लेट्स से दोनों स्टेट्स जो हैं वो ये दोनों ही आउटपुट्स हैं। अच्छा, अब ये सिस्टम सीसो है या बीमो है? क्लियरली इट्स बीमो, बिकॉज इसके अंदर दो इनपुट्स हैं और दो आउटपुट्स हैं। अच्छा, इस सिस्टम को जब हम फीडबैक लीनियराइज करने लगेंगे तो हम ये चाहते हैं कि डायनामिक्स कैंसिल कर दे हम, तो हमें क्या मिलेगा? वेल व्हाट डू वी गेट? हमें एक रो मैट्रिक्स मिलेगा व्हिच इज दिस। ठीक है, तो दिस इज सिंगुलर। सिंगुलर मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करें तो आपको पता है कि यू विल डायरेक्टली कम टू दिस, आपके फटाफट आउटपुट के अंदर ये आ जाएगा एंड देन व्हाट यू गेट इज कि यू गेट अ डिकपलिंग मैट्रिक्स व्हिच इज सिंगुलर। तो अब हम क्या कर सकते हैं? वेल इसके ऊपर कुछ एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, दो डिफरेंट टाइप के। एक को कहते हैं डायनामिक इन्वर्स, डायनामिक इन्वर्जन बेस्ड कंट्रोल, एंड उसका एक एल्गोरिदम है स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कहते हैं उसको। एंड दूसरा मेथड है व्हिच इज कॉल्ड लेट्स से डायनामिक एक्सटेंशन। डायनामिक एक्सटेंशन का मतलब ये है कि आप अपनी एक स्टेट बढ़ा लें, एंड वो चीज़ है, याद कीजिए, जो हमने लास्ट टाइम कंट्रोलेबिलिटी में भी एक स्टेट बढ़ा ली थी फोर्स के साथ। हमने कहा था कि नाउ फोर्स इज नॉट द इनपुट बट इट्स लेट्स से डेरिवेटिव इज द इनपुट। तो अब हम कह देते हैं कि u1 इज नॉट द इनपुट बट इट्स डेरिवेटिव व्हिच इज v, वो हमारे इनपुट है। ठीक है जी, अब हमने u1 की जगह v कर लिया एंड v हमारा, नोट कीजिए, वो जा रहा है एंड इट ड्राइव्स द फोर्थ स्टेट, बिकॉज अब जो हमारा u1 है, u1 is the fourth state here। ठीक है, u1 is the fourth state, मुझे शायद क्लियरली लिखना चाहिए था। यस, u1 डॉट किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू v, ये वो वाली इक्वेशन है। तो हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, तो ये डायनामिक एक्सटेंशन हो गई। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विच यील्ड्स अ नॉन सिंगुलर डिकपलिंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो दिस इज गुड। हमें एक नॉन सिंगुलर डिकपलिंग मैट्रिक्स मिल गया जिसको हम इन्वर्ट कर सकते हैं, एंड जब हम इसको इन्वर्ट कर लेंगे तो हमें इनपुट आउटपुट फीडबैक लीनियराइजिंग कंट्रोल मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल गुड। सो यस, इससे आगे की जो चीज़ें वो हम अगली दफ़ा थोड़ा सा इसको समराइज कर लेंगे, लेकिन तब तक मैं आपको ज़रा इसका वो दिखा दूँ जो हम एग्जांपल्स इसकी देख रहे हैं। सो अच्छा, सो ये अपडेटेड फाइल में सिस्टम में वो जो शेयर्ड फोल्डर है उसमें डाल दूंगा। तो हमने फीडबैक लीनियराइजेशन की बात करनी स्टार्ट की थी, उसमें एग्जैक्ट फीडबैक लीनियराइजेशन थी इनपुट टू स्टेट लीनियराइजेशन। उसमें दो एग्जांपल्स हमने की थी, तो ये दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम जैसा कि आपको मैंने बताया, हम आज इनपुट आउटपुट लीनियराइजेशन पे बात कर रहे हैं। तो उसके ऊपर ये थोड़ी थोड़ी कमेंट्री बुक के ऑथर ने अपने वो डाली हुई थी एग्जांपल्स में, तो मैंने वहीं से ये एग्जांपल्स कॉपी करके यहाँ पे डाल दी। सो विच इज़ के अगर सिस्टम कम्प्लीटली फीडबैक लीनियराइजेबल ना हो तो उसका इनपुट आउटपुट रिस्पॉन्स जो है वो लीनियराइजेबल होगा। तो उसके केस में हम क्या करते हैं, ये सारा थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी है जो कि उन्होंने काफ़ी अच्छी लिखी है, मैंने वहाँ से कॉपी कर ली है। फिर ये उन्होंने एक एग्जाम्पल ली हुई है। ये एक एग्जांपल है जिसमें एफ जी वेरिएबल्स एंड न्यू वेरिएबल्स ये सारे डिफाइन हुए हैं। हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको अ, इसमें नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इसकी ड्रिफ्ट टर्म चाहिए, हमें इसके इनपुट वेक्टर फील्ड्स चाहिए, एज चाहिए हमें। एज क्या है? एज डिफाइंस कि हमारी जो है वो आउटपुट क्या कौन सी है, एंड साथ में हमें वेरिएबल्स चाहिए, वेरिएबल्स जो हमारे ये वाले। ठीक है, जब एक दफ़ा हमारे ये वाले वेरिएबल्स आ गए, फिर हम क्या कर सकते हैं? हम लेट्स से इन सारों को इस कमांड से सीसो नॉर्मल फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं व्हिच गिव्स अस T1 एंड T2। T1 एंड T2 आपको पता है कि ये दोनों पार्ट्स हैं, लेट्स से जो एक Z है और एक Xi है। तो अब हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, T1 एंड T2 को। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, इसकी एक इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने क्या करना है कि आपने वेरिएबल्स लिखने हैं, न्यू वेरिएबल्स लिखने हैं जो आपने इधर डिफाइन किए थे, वो इन टर्म्स ऑफ z होंगे, एंड आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी आपने बनाई है उसका इन्वर्स अब हम निकाल रहे हैं। तो अब आपने ये दे दिया, जब आपने ये दे दिया, अब आपके पास न्यू एफ आ गया, न्यू जी आ गया, ट्रांसफॉर्म सिस्टम आ गया। ट्रांसफॉर्म सिस्टम के ऊपर जब आप लगवाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू वेरिएबल, ओल्ड वेरिएबल एंड ऑल, जब आपने ये लगा दिया, देन व्हाट डू यू गेट?
तो ये इसको साथ साथ में रन भी कर लेता हूँ। तो इसको रन किया, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म सिस्टम को लेंगे, दिस इज व्हाट वी हैव गॉटन, और अब हम जीरो डायनामिक्स चेक कर लेते हैं एंड दिस इज द जीरो डायनामिक्स। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल वी हैव गॉटन कि हमारे ये सारे का सारा सिस्टम हमने इनपुट आउटपुट लीनियराइज भी कर लिया एंड इसकी हमने जो जीरो डायनामिक्स है वो भी चेक कर लिया। सिमिलरली एक और एग्जांपल है विच इज सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर, तो उसको भी हम जरा रन करके देख लेते हैं। ठीक हो गया जी, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। ये हमारा ट्रांसफॉर्म सिस्टम आ गया। एंड ये जीरो डायनामिक्स आ गई। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये तो हो गया सीसो सिस्टम जिसकी हमने एग्जांपल्स देख ली हैं। ये दो एग्जांपल्स थी सीसो सिस्टम की विच वी हैव सीन। ये मैं इजीदोरी की बुक से दो एग्जांपल्स में सॉल्व हुई हैं। इजीदोरी की भी एक बड़ी अच्छी बुक है जो कि इनफैक्ट फीडबैक लिनियराइजेशन और ज्योमेट्रिक कंट्रोल के ऊपर बहुत ऑथेंटिक बुक समझी जाती है। सो दैट यू कैन सी। अच्छा, अब हमारे पास एक मीमो सिस्टम है, उसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो वो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, उसका हमने रिलेटिव ऑर्डर चेक कर लिया, इसका ऑर्डर चेक कर लिया, दो जो सिस्टम्स थे तो इनका जो रिलेटिव ऑर्डर था वो 2 है, रिलेटिव डिग्री या रिलेटिव ऑर्डर। अच्छा, मीमो सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, मीमो सिस्टम के लिए हम वेक्टर रिलेटिव ऑर्डर चेक करेंगे एंड जो वेक्टर रिलेटिव ऑर्डर चेक करेंगे वो भी हमारे पास 2 है। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। वो जो ऑटोमोबाइल की एग्जाम्पल है उसका सिस्टम यहाँ डिफाइन हुआ है। ये उसके इनपुट आउटपुट लीनियराइजेशन हुई हुई है एंड उसके बाद हम ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स एंड इनपुट कंट्रोल एंड वो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो व्हाट वी गेट इज, अब ये हमारे पास सिंपलीफाइड डायनामिक्स है मैट्रिक्स फॉर्म में। अब हम अगर डिकपलिंग मैट्रिक्स देखें, दिस इज द डिकपलिंग मैट्रिक्स, इसको इन्वर्ट करना है हमने एंड दिस इज अल्फा। तो ये हमारे पास आ गया सारे का सारा। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम जरा लीनियराइज डायनामिक्स देख सकते हैं एंड दैट इज 0 0 0, ये उसकी आइकन वैल्यूज। अच्छा जी। तो अच्छा, इसके ऊपर थोड़े थोड़े कमेंट्स हुए हैं बुक के अंदर, वो आप देख सकते हैं फर्दर ताकि थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लें। यहाँ पे भी कुछ कमेंट्स हुए हैं, सो यू कैन आल्सो सी इट फ्रॉम हियर। अच्छा, अब हम ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम देख चुके हैं कि डिकपलिंग मैट्रिक्स अगर ना निकलता हो तो हम उससे पहले या उसका देखते हैं कि अगर सिंगुलर हो तो क्या होगा, क्योंकि हमने इन्वर्ट करना होता है ना डिकपलिंग मैट्रिक्स को। दिस एग्जांपल में हमने ये रन कर लिया, हम इसका रो निकाल रहे हैं, इट इज 3, जिसे जो कि उसका रिलेटिव ऑर्डर है। डिकपलिंग मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया। अब ये नॉन सिंगुलर है, लकीली नॉन सिंगुलर है तो हम इनपुट आउटपुट लिनियराइज कर सकते हैं, जो हमने कर दिया है। अच्छा, अब हमने पार्शियल नॉर्मल फॉर्म कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका कंट्रोल लगा के चेक कर लेते हैं, दिस इज द कंट्रोल एंड जो इसकी लोकल जीरो डायनामिक्स है वो है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? बिकॉज हमारा सिस्टम कंप्लीटली फीडबैक लिनियराइजेबल है, जीरो डायनामिक्स बची नहीं। सो दिस इज द ग्रेट, हमारे पास जीरो डायनामिक्स है ही नहीं एंड इसका मतलब है कि हमें उसकी स्टेबिलिटी के बारे में वरी करने की जरूरत ही नहीं। सो जब जीरो डायनामिक्स ना हो किसी सिस्टम की तो उसका ये मतलब है कि इट इज कम्प्लीटली लीनियराइजेबल, फीडबैक लीनियराइजेबल। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है विच इज फ्रॉम अनदर बुक, स्लॉटिन की एक बुक है। वो भी आप देख सकते हैं, बट सिर्फ एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज द एग्जांपल। इस एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं कि जब निकालना चाहें इसका इनपुट आउटपुट लीनियराइजेशन, उसमें मसला आता है बिकॉज उसकी रिलेटिव डिग्री ठीक नहीं है। तो उसको हम डायनामिक एक्सटेंशन, जो भी हमने एग्जांपल देखी थी कि हम एक ऑर्डर बढ़ा लेंगे अपने सिस्टम का। तो पहले x1 x2 x3 था, अब उसमें एक z1 भी आ गया हुआ है, ये नया हमने जो उसमें स्टेट ऐड किया है, दिस इज द न्यू स्टेट। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो अब हम इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारी जो डायनामिक्स है वो एक्सटेंड हो गई फर्दर।
अच्छा, अब टू व्हील रोबोट है, उसकी सिंप्लीफाइड डायनामिक्स हमने ये देख ली है। इसको रन कर लेते हैं। इनपुट आउटपुट लीनियराइज करने की बात आती है तो वो कहते हैं नहीं जी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उस डायनामिक डिकपलिंग मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हो गया। अच्छा, हम कहते हैं कि ठीक है डायनामिक एक्सटेंशन कर लेते हैं। डायनामिक एक्सटेंशन हो गई है। पहले हमारे पास ये डेल्टा वाई थीटा और z1 थे कोऑर्डिनेट्स, सॉरी ये पहले तीन थे, अब z1 भी एक कोऑर्डिनेट हो गया। सो नाउ सॉरी एक स्टेट हो गई। तो जब ये एक एडिशनल स्टेट हो गई, नाउ अब हम इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे अपना फीडबैक लीनियराइजेशन तो वो हो जाएगी। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो अब हम देख लेते हैं न्यू एफ क्या है, वो ये है। एंड ये अगेन आप नोट कर लें स्लाइड्स में जो है ये उसी से मैच कर रहा है। जी न्यू इज दिस एंड एक्स न्यू इज दिस। ठीक हो गया जी। सो वी हैव गॉटन दिस न्यू मॉडल जिसको इनपुट आउटपुट लीनियराइज करना इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउ। जब फिर आगे कुछ ये चीज़ है कि जब आपके पास सिंगुलर हो डिकपलिंग मैट्रिक्स, तो एक चीज़ तो हम कर रहे थे डायनामिक एक्सटेंशन, एक और चीज़ है वो है डायनामिक इनवर्स। अब डायनामिक इनवर्स is it has to do something with right inverse and left inverse. In general matrices के right inverse हो सकते हैं, left inverse हो सकते हैं, and उनकी कुछ अपनी interpretation है। तो एक दफ़ा I would suggest कि आप बुक से ये देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा इसका पता चले। But it is very applied in a lot of systems। हम ये dynamic inversion करते हैं। तो डायनामिक इन्वर्जन बेस्ड कंट्रोल्स स्पेशली अ लॉट ऑफ एयरप्लेन सिस्टम्स के अंदर जो है वो डायनामिक इन्वर्जन बेस्ड कंट्रोल लगा होता है। तो उसमें ये हो रहा होता है कि आप रो नॉन सिंगुलर होता है तो फिर आप क्या करते हैं कि आप एक डायनामिक इन्वर्स निकालते हैं। तो डायनामिक इन्वर्जन बेस्ड कंट्रोल कुछ इस तरह से होता है। उसका भी एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है इसके अंदर, बट वो एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है। उसके साथ जब आप चलते हैं तो आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम। तो जब आपने स्ट्रक्चर एल्गोरिदम लगा दिया तो फिर आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे एंड दिस विल गिव यू द राइट इनवर्स। राइट इनवर्स आपको ये इनपुट दे देगा जो आपको अप्लाई करनी है। एंड जो आपका ओवरऑल अब सिस्टम है वो अब ये बन चुका है। अच्छा अच्छा, एक तो आपने काम कर लिया डायनामिक इन्वर्स का, लेकिन अगर आपने इन्वर्स निकालना है तो आपका एक और तरीका ये है इन्वर्स निकालने का कि आप डायनामिक इन्वर्जन के थ्रू इन्वर्स निकालें। एंड वो क्या है कि आपने इनपुट आउटपुट लीनियराइजेशन चेक कर ली सिस्टम की, पता चल गया सिस्टम सिंगुलर है, आप डायरेक्टली इनपुट आउटपुट लीनियराइज नहीं कर सकते। डायनामिक एक्सटेंशन कर लें पहले, यू कैन डू दिस। उसके बाद अब आप इनपुट आउटपुट लीनियराइजेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द न्यू सिस्टम जो एक्सटेंडेड है। ठीक हो गया जी। अब आप देखें कि अब आपका सिस्टम जो है वो इनपुट आउटपुट लीनियराइज हो चुका है। अब आपने जो इसका लीनियराइज्ड कंट्रोल इनपुट आउटपुट लीनियराइज्ड कंट्रोल आया था उसको जरा देख लेते हैं। वेल दिस इज दैट। एंड जो हमारे पास न्यू स्टेट्स हैं वो ये हैं। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है बिकॉज अब हमने डायनामिक एक्सटेंशन कर लिया तो अब हमारे पास एक एडिशनल स्टेट आ रही है जो उसमें नहीं थी। तो ये एक थोड़ा सा फर्क है, बट अदरवाइज जो अगर आप इनपुट देखें तो ये इट इज द सेम। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक थोड़ा सा यहाँ पे y1 डबल डॉट y1 यस डबल डॉट है तो यहाँ पे y1 डॉट है। ये एक लेट्स से फर्क है जो मेरा ख्याल है नोटेशन में। मैं इसको देखता हूँ कि कहाँ से आया। बट अदरवाइज अगर आप देखें तो द द एक्सप्रेशन ऑफ इनपुट इज एग्जैक्टली द सेम। जो कि डायनामिक इन्वर्जन से आया या डायनामिक एक्सटेंशन से इनपुट आया, दोनों से। तो dynamic inversion या dynamic extension are the useful methods to calculate feedback linearizing control when the row matrix is singular। तो इसके केस में आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो आज तक हमने लेक्चर कंप्लीट किया उसकी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। एक दो एग्जांपल्स आप अगर देख लें किसी बुक से इसकी मजीद करके, इसी मैथमेटिका के उसके साथ सीसो की कोशिश करें हाथ से कर लें। एंड जो मीमो की हैं वो ज़रा कुछ इंटरेस्टिंग सिस्टम्स हमें मिल जाते हैं, हम उनकी कर सकते हैं। या अगर एक आध मैं भी आपको सिस्टम भेज सकता हूँ, आप उसकी कर लें। सो इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि एक्चुअली फीडबैक लीनियराइजेशन में हो क्या रहा है। एंड आइडिया इज जस्ट दैट कि हम जो नॉन लीनियरिटी है उसको किल करना चाहते हैं। और उसको किल करना ऑब्वियस कैसे होता है? वेल दैट इज थ्रू स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन करके जब आप कंट्रोलर फॉर्म में चले जाते हैं तो फिर तो सब कुछ ही कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर आप कंट्रोलर फॉर्म में ना जा सकें तो एक नॉर्मल फॉर्म है उसमें चले जाते हैं, जिसमें पार्ट ऑफ द डायनामिक्स लुक्स लाइक कंट्रोलर फॉर्म एंड जो पार्ट ऑफ डायनामिक्स है दैट इज नॉन लीनियर इंटरनल डायनामिक्स। तो आप जो नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो लीनियराइजेबल डायनामिक्स है उससे आप लीनियराइज कर लेते हैं इनपुट को चूज करके। एंड जो दूसरी जीरो डायनामिक्स है उसको चेक कर लेते हैं कि अनस्टेबल ना हो। ठीक है, सो द
that dynamics has to be, let's say, stable. ये बड़ी important बात है. So that's what we do. अच्छा, फिर हमने देखा है कि कुछ केसेस में रो मैट्रिक्स जो है, जो डायनामिक डिकपलिंग मैट्रिक्स है, दैट इज नॉन सिंगुलर सॉरी सिंगुलर होगा तो हम उसको इन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. उसको इन्वर्ट करना हो अगर और वो ना हो पा रहा हो तो हम उसके लिए दो मेथड्स हैं तो हमने देखे हैं, डायनामिक एक्सटेंशन एंड डायनामिक इनवर्स. तो ये दोनों मेथड्स के साथ हमने कुछ एग्जांपल किए हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह से एक दो एग्जांपल जो है वो करके देख लें ताकि आपको उसमें जरा कॉन्फिडेंस आ जाए. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए. नहीं सर. चलें ठीक है, फिर अगली दफ़ा हम ज़रा इस टॉपिक को फाइनलाइज कर लेंगे, फीडबैक लीनियराइजेशन को, और अगली दफ़ा फिर हमने एक नए टॉपिक पे जाना है विच इज़ कॉल्ड बैक स्टेपिंग. तो मेरा ख्याल है आपने वो खलील से पढ़ा ही होगा बैक स्टेपिंग का, उन्होंने थोड़ा बहुत बताया होगा. तो इस कोर्स में हम थोड़ा सा और बैक जी स्टेपिंग सर. की बात कर लेंगे. हाँ, बैक स्टेपिंग इज़ अ वेरी यूजफुल मेथड जिसको लेट्स से जिससे बड़ा आप ज़बरदस्त किस्म की कंट्रोल बना सकते हैं. फीडबैक लीनियराइजेशन के हम देखेंगे कि कुछ मसले भी हैं, बट स्टिल इनका कुछ फ़ायदा, काफ़ी सारा फ़ायदा भी है. तो फिर हम इन सर्टेन केसेस हम फीडबैक लीनियराइजेशन से आगे बढ़ के हम बैक स्टेपिंग पे चले जाएंगे. सो दैट इज लेट्स से नेक्स्ट टाइम हम इस टॉपिक को थोड़ा वाइंड अप कर लेंगे, जो इसके लूज एंड्स रह गए हैं उनको टाई कर लेंगे, और अगली दफ़ा फिर हम लेट्स से नए टॉपिक पे चले जाएंगे विच इज़ बैक स्टेपिंग. तो इफ़ देयर इज़ नो क्वेश्चन तो फिर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं. अगली दफ़ा लेट्स से कुछ आप अगर एग्जांपल्स ट्राई कर लें इन इन लेट्स से टूल्स के साथ तो इट वुड बी गुड, आपको ज़रा ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी. चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़.